नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। चलिए वहां खबर जहां रात 10 बजे शुरुआत करते हैं। दिल्ली मार्च के चौथे दिन भी कोई रास्ता नहीं निकला। ठीक 9 बजे दिल्ली बॉर्डर पर खड़े जवान किसानों ने बुराड़ी जाकर धरना देने से इनकार कर दिया। बातचीत के लिए सरकार के प्रस्ताव के बावजूद किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी वो बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। आगे इरादा दिल्ली आने वाले हर रास्ते को ब्लॉक करने का है। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार को सीधा और साफ संदेश दे दिया गया कि धरने के लिए दिल्ली के बुराड़ी इलाके में नहीं जाएंगे। बुराड़ी पार्क कोई अंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके असी ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, 5 मेन मार्ग है, ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर असी रोड जाम करके 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। हमारे पास सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको असी रूम का रूप दिया है। उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पवे तो 4 महीने हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं। किसान नेताओं ने बैठक के बाद सरकार से 2 टूक कहा कि शर्तों के साथ बातचीत नहीं होगी। सरकार अगर उन्हें रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाने की इजाजत देती है तो ठीक है, वरना किसान बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। चौथे दिन दिल्ली बॉर्डर पर माहौल तो शांत दिखा, लेकिन किसान नेताओं ने तूफान के भी संकेत दे दिए। यानी अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो इरादा दिल्ली को भी पूरी तरह से जाम करने का है। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं। वहीं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी यूपी के किसानों का जमावड़ा है। किसान नेताओं के मुताबिक जयपुर दिल्ली हाईवे को आने वाले दिन में बंद किया जा सकता है। इसके अलावा मथुरा आगरा हाईवे को भी बंद किया जाएगा और बरेली दिल्ली हाईवे को भी बंद करने का संकेत दिया गया। चर्चा है कि यूपी के किसान भी बड़ी तादाद में पहुंचने वाले हैं और दावा ये भी किया जा रहा है कि राजस्थान के किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। बॉर्डर में मौजूद है जहां पर किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री कल जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिया कि किसान को जहां पे व्यवस्थित जगह पर जगह दी गई है दिल्ली में वहां पर जाएं, उसके बाद से वो बातचीत करेंगे। इसमें इनसे राय लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह के इस बयान पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, चाहे अमित शाह हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, ये तो 2 महीने तो असी रेल पटड़ियां से बैठे हैं, रोडों से बैठे हैं, ये तो बयान देते रहते हैं। हमारा जो मकसद है, जो हमारियां 31 किसान जथेबंदियां जो वो निर्णय लेगियां, असी उस निर्णय पर चलेंगे, किसी सरकार के निर्णय पर नहीं चलेंगे। सरकार बातचीत का भरोसा दे रही है। खुद गृह मंत्री ने बुराड़ी जाने का और उसके बाद 3 दिसंबर को बातचीत करने की बात कही है, लेकिन बॉर्डर पर डटे किसानों का रुख अब और सख्त है। हालांकि अमित शाह ने एक बार फिर से किसानों के साथ होने का दावा किया। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन तेज करने का ऐलान कर दिया। दावा किया गया कि 1 दिसंबर से राज्यों में भी प्रदर्शन शुरू होगा। किसानों की मांग है कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी की वैधानिक गारंटी दी जाए। इसके अलावा राज्य को उनके हक दिए जाएं, गिरफ्तार लोगों की रिहाई हो और तेल की कीमतों पर नियंत्रण लगाया जाए। गृह मंत्री और कृषि मंत्री के भरोसा देने के बावजूद किसान अपने रुख पर कायम है।
वहीं खबर है कि 1 दिसंबर को अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के साथ बातचीत कर सकते हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान सड़क पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता आदित्य नायर वहां मौजूद हैं। तीसरा दिन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी सेटअप जो है धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पे गुरु का लंगर जो है यानी गुरुद्वारे की तरफ से दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से लंगर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि यहीं पर खाना बन रहा है। जितने भी जो गुरुद्वारा सिख कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है ये अलग है। जो जितने भी किसान है वो अपने आप से जो 6 महीने का जो राशन ये बता रहे थे उससे एकदम अलग हटकर ये पूरा लेके आए हैं। और इसके अलावा और आपको ये भी दिखा दें कि यहाँ कहाँ खाना खाया जा रहा है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक मैट बिछाया गया है और मैट पे ही बैठ के जितने भी यहाँ किसान है वो खाना खा रहे हैं। और इसी तरीके से कम्युनिटी मील यहाँ पे अब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और कल आपने देखा था कि किसान खुद ही बैठ के आगे लोग चपातियाँ बेल रहे थे, खाना बना रहे थे। अब गुरुद्वारे के जितने भी लोग हैं उन्होंने भी साथ देना शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही देखते देखते ये प्रोटेस्ट जो है और बड़ा हो रहा है और ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। और ना सिर्फ यहाँ पर अलग अलग जगहों पे भी जो सिंघू बॉर्डर के अलावा टिकरी बॉर्डर पे भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब किसानों का कहना यह है कि बाकी जो बॉर्डर है, जो दिल्ली जयपुर बॉर्डर है, जो दिल्ली आगरा बॉर्डर है और इस तरीके के बाकी बॉर्डर्स हैं उनको भी धीरे धीरे करके यहाँ पे जितने भी हाईवेज हैं उनको ब्लॉक करने के लिए उन्होंने और रीइंफोर्समेंट और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया है ताकि ये सब साथ में जुड़े और ये जो मुद्दा है किसान आंदोलन का इसको और आगे रखें। कैमरा पर्सन सुभाषीष के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और केवल सिंघू बॉर्डर ही नहीं, गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसान रात में भी डटे हुए हैं। किसानों ने खाने पीने की व्यवस्था से लेकर मच्छर भगाने तक के इंतजाम किए हैं। की राजधानी दिल्ली में भले ही किसान नहीं जा रहे हों, लेकिन उसके आसपास उन्होंने दिल्ली के सभी बॉर्डर्स घेर लिए हैं। ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है। मैं इस समय दिल्ली यूपी की सीमा यूपी गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ देखिए तमाम जो किसान हैं रात के समय भी डटे हुए हैं। कल रात भी वो यहाँ डटे रहे और उन्होंने अपने तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ किए हैं। सबसे पहले खाने पीने की बात कर लेते हैं तो उसका इंतजाम भी यहाँ पर पुरजोर तरीके से किया गया है। यहाँ पर देखिए ये पानी की व्यवस्था है और खाना उस साइड बनाने की तैयारी चल रही है। इधर बाकायदा जो सिलेंडर है उसका इंतजाम कर लिया गया है। गैस यहाँ जलाई जा रही है क्योंकि रात को ठंड होगी तो बिस्तर का भी इंतजाम होगा, लेकिन वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। इधर देखिए ये जो मच्छर भगाने का इंतजाम है वो भी यहाँ पर किया गया है। और किसान देखिए यहाँ इस तरह से जो मैट है वो बिछाया हुआ है उस पर बैठे हुए हैं, लेकिन रात को ये बिस्तर का इंतजाम भी यहाँ करेंगे। और बिस्तर का इंतजाम मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप देखिए कि जो ये ट्रैक्टर हैं इसमें ये बिस्तर का इंतजाम करके लाए हैं। यहाँ देखिए ये रजाई है, ये ब्लैंकेट है और दूसरी व्यवस्था जो है वो की गई है। एक बार आप मास्क लगाइए, आपसे पूछेंगे क्या कुछ व्यवस्था रात के लिए? ठंड तो बढ़ जाती होगी रात? ये कंबल है, रजाई है, गद्दे हैं, सब है। ठंड लगती है लेकिन रात ठंड तो लगती है, जब ठंड हो रही ठंड तो लगेगी। लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। तो आप सुन सकते हैं आंदोलन जारी रहे उसके लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मैं एक बार उधर दिखाऊं, वो देखिए सामने लंगर की एक वैन है, उसमें पूरा लंगर है जो इनके लिए खाने की व्यवस्था कुछ संस्थाएं भी यहाँ कर रही हैं। अब इधर चलते हैं एक बार, यहाँ पर जो बाकी किसान हैं उनसे पूछेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। वो तस्वीर बेहद अहम है। इधर कुछ जो मनोरंजन का इंतजाम है वो भी किसानों ने किया था। कुछ देर पहले वो यहाँ पर कुछ गीत गा रहे थे, राष्ट्र के गीत गा रहे थे, वो हमने यहाँ पर सुना था। अब आपको मैं दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ, वहाँ क्या कुछ इंतजाम है वो हम आपको दिखा देते हैं। इधर कुछ ट्रैक्टर हैं, उन ट्रैक्टर में भी काफ़ी इंतजाम वो लोग करके आए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, रात को ये ट्रैक्टर में ही सोएंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ इसमें बिछाकर पूरी व्यवस्था की गई है। एक बार मुंह ढकिए, आप, आपसे पूछेंगे क्या इंतजाम रहता है, रात को किस तरह से सोते हैं? यही सड़क पे सोते हैं सर। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, लेकिन डटे रहेंगे? डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। मच्छर भी काटते हैं? मच्छर भी काटते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर व्यवस्था के बावजूद रात को ठंड बढ़ती है या फिर कोई और परेशानी आती है, कष्ट होता है, तो भी वो डटे रहेंगे। जब हमने किसानों के नेता राकेश टिकैत से बात की तो उनका ये कहना है
कि 26 जनवरी का इंतजाम तो अभी तक करके आ चुके हैं, उसके आगे के इंतजाम की भी जरूरत पड़ी तो उस इंतजाम को भी किसान करेंगे। अभी यूपी के किसान और आसपास के कुछ हिस्से के किसान हैं, लेकिन राजस्थान और अन्य हिस्सों के किसान भी देश की राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर दिल्ली में एंट्री नहीं होगी तो भी सीमाओं से नहीं हटेंगे। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और सिंघू बॉर्डर के बाद गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर के आपने हालात देखे, लेकिन दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन मौजूद थे। उन्होंने किसानों से बातचीत की। से आए हुए किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं पुलिस द्वारा, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग इसको कह सकते हैं, और तमाम जो किसान हैं वो इस बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ लगातार डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून और बिजली बिल 2020 को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये किसान इन्हीं सीमाओं पर रुके रहेंगे। और भी तमाम किसान संगठनों से इन्होंने आह्वान किया है कि वो जल्द से जल्द दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचें और बड़ी संख्या में दिल्ली को ब्लॉक किया जाए। साफ तौर पर ये भी कहना है कि अब न केवल टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर को ब्लॉक किया जाएगा, बल्कि जो हापुड़, जयपुर और आगरा बॉर्डर है जो दिल्ली से लगता है उनको भी जल्द से जल्द ब्लॉक किया जाएगा। साफ तौर पर यहाँ की तस्वीरें ये बयां करती हैं कि जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार 3 दिनों से उग्र रहा था, उसको संभालने के लिए दिल्ली पुलिस अब हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देखें, तमाम दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स इस वक्त भी टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और लगातार इस पूरी सिचुएशन को बड़ी ही क्लोजली देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। ड्रोन से सर्विलेंस किया जा रहा है और तमाम किसानों से लगातार बातचीत चल रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनको निरंकारी ग्राउंड यानी बुराड़ी जाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन किसान तैयार नहीं है। आज जब किसान नेताओं से हमने बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड नहीं जाना चाहते क्योंकि वो उनके लिए एक ओपन जेल है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड फार्मर्स एसोसिएशन के लोगों को जब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि आप वहां जाइए और वहां पर प्रोटेस्ट करिए तो उनको वहां पर जेल की तरह बंद कर दिया गया था। तो टीकरी बॉर्डर के हालात आपने इस वक्त ऐश्वर्या के जरिए देखे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो किसान प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी इस मीटिंग के दौरान मौजूद हैं। रणनीति सरकार भी बना रही है क्योंकि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, ऐसा कह चुकी है। किसानों की तरफ से क्या बातचीत होती, किस तरह से होती है, ये तय किए जाने की बात है। एक रणनीति जरूर तैयार की जा रही है। वहीं बढ़ते हैं हैदराबाद निकाय चुनाव की खबर पर, जहां पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में अमित शाह ने रोड शो कर बीजेपी की शक्ति का एहसास कराया। रोड शो की शुरुआत अमित शाह ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। तो क्या चार मीनार से सटे भाग्य लक्ष्मी मंदिर से बीजेपी का भाग्य खुलने वाला है? गृह मंत्री ने हैदराबाद में बीजेपी की सियासी ताकत दिखाने के लिए रोड शो किया। तेलंगाना में सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हैदराबाद निकाय चुनाव में कमल खिलाने के उद्देश्य से बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता दिल्ली से हैदराबाद की परेड कर रहे हैं। अमित शाह ने भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सिकंदराबाद रोड पर शक्ति प्रदर्शन किया। अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ दिखाई दी। कार्यकर्ताओं की भीड़ से गदगद बीजेपी ने इस बार ऐलान कर दिया कि हैदराबाद का अगला मेयर बीजेपी से ही होगा और मोदी है तो ये मुमकिन है। मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का IT हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा
घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो। हमें तो बहुत सवाल करती हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया है। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं, किसी का एपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। रोड शो से पहले अमित शाह चार मीनार से सटे भाग्यलक्ष्मी मंदिर गए, जहां उन्होंने मां भाग्यलक्ष्मी की पूजा अर्चना कर आरती की। इस दौरान उनके साथ विधायक दिखे। यूं तो चार मीनार से सटा ये मंदिर छोटा सा ही है, लेकिन चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी इसे सुर्खियों में ला रही है। लक्ष्मी च धीमहि तन्नो महात्मी प्रचोदयात्। ओम या श्री स्वयं दुर्गतिनां भवनेषु लक्ष्मी। हैदराबाद में कमल खिलाने के मकसद से चुनाव प्रचार में उतरे अमित शाह ने ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में निशाने पर लिया। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप इनके झूठ को, इनके मकर को, इनके फरेब को समझिए। ये सिर्फ जो हैदराबाद का 6.5 साल का तेलंगाना बनने के बाद जो अमन है, जिसमें सरजमीन हैदराबाद की बहुत कोशिशें रही और क्रेडिट उनको जाता है, मुबारकबाद के मुस्तहक वो है, पुलिस के लोग हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है कि हमने हमेशा यहां पर अमन को मजबूत किया, लॉ एंड ऑर्डर के मसलों को पैदा होने नहीं दिया। मगर बीजेपी की तरफ से क्या बोला जाता है, मैं किले पे आके झंडा लगाऊंगा। अरे झंडा किसका लगाता मेरे भाई? तिरंगा तो हर 15 अगस्त को लग रहा है वहां पर। तिरंगे से बड़ा कोई झंडा नहीं, हमारा झंडा। अरे तुम्हारा ना झंडा लगेगा ना तुम्हारा डंडा दिखाई देगा इंशाअल्लाह। असल में हैदराबाद निकाय चुनाव फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। इस पर देश भर की निगाहें हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। लिहाजा इस चुनाव को बीजेपी तेलंगाना में सियासी आधार बढ़ाने के मौके के तौर पर देख रही है। और हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिंग्या के मसले पर ओवैसी पर हमला बोला तो शाम होते होते ओवैसी ने पलटवार भी किया। करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। आपके ही पार्टी के कोई बच्चे से पूछ लो, उन्हें ही बिल बिला रहा था, ये उन्हें ही बिल बिला रहा था। रोहिंग्या पाकिस्तान, उससे पूछ लो, आप बताओ कितने नाम है, क्या है। आपकी पार्टी ने कहा कि पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये पहली हुकूमत है जो भारत के एक शहर के रहने वालों को पाकिस्तानी, अफगानी कह रही है। क्या ये बीजेपी का कल्चर है कि जो इस इलाके में रहने वाले मुसलमान भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, ईसाई है, सिख है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, बंगाली है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला ये पुराने शहर की आवाम इस तौहीन का जवाब 1 दिसंबर को देगी और बताएगी कि ये जो
सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे ना, हम डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करके दिखाएंगे बीजेपी के खिलाफ 1 दिसंबर को इंशाअल्लाह। और उधर मुंबई में हुए एक हादसे के वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। धारावी इलाके में एक 5 साल के बच्चे की लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई। यह हादसा ऐसे लोगों के लिए एक सबक है जो बच्चों को अकेले लिफ्ट में भेजने की लापरवाही दिखाते हैं। लिफ्ट के अंदर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में इस हादसे की तस्वीरें कैद हो गई। हादसे का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। वीडियो में साफ नजर आया कि 5 साल का एक बच्चा अपनी 2 बहनों के साथ लिफ्ट में चढ़ा। मोहम्मद हुजैफा अपनी 7 साल की बड़ी बहन और 3 साल की छोटी बहन के साथ लिफ्ट से 4थी मंजिल के अपने फ्लैट पर जा रहा था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब लिफ्ट 4थी मंजिल पर पहुंची तो बड़ी और छोटी बहन ग्रिल और लकड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर चली गईं, लेकिन मोहम्मद हुजैफा ग्रिल बंद करने के लिए ठहर गया। ग्रिल बंद करने के बाद वो बाहर निकल पाता उससे पहले ही ग्रिल से सटा लकड़ी का दरवाजा बंद हो गया। हुजैफा ग्रिल और लकड़ी के दरवाजे के बीच में फंस गया और तभी लिफ्ट चल पड़ी। ग्रिल और दरवाजे के बीच दब चुका हुजैफा लिफ्ट में घसीटता चला गया। इस हादसे में उसके सर पर काफी चोट आई है। हादसे के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने हुजैफा को बाहर निकाला और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस मामले को दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। और अब बात कोविड-19 की। महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन आने की संभावना प्रबल होते ही देश में टीकाकरण अभियान चलाने की तैयारी जोर पकड़ रही है। सरकार टीका देने वाले कर्मचारियों की एक लिस्ट भी बना रही है जो अगले साल 2021 के शुरुआती महीनों में 30 करोड़ देशवासियों को टीके की डोज लगाएगी। फिर बाकी आबादी को भी सिलसिलेवार तौर पर वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन सबके बीच जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे है। साथ ही भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के भी शुरुआती नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। और प्रधानमंत्री ने देश के 3 शहरों की 3 बड़ी लैब में बन रही कोरोना महामारी की वैक्सीन का जायजा भी लिया। साथ ही ये समझा कि कौन सी वैक्सीन कितनी तैयार है और इसे कब और कैसे लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी भी वैक्सीन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और इसीलिए अभी तक वैक्सीन की कीमत के साथ साथ उसे कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए ये भी तय नहीं हो पाया है। इसीलिए पीएम ने वैज्ञानिकों से बात की और वैक्सीन की पूरी जानकारी ली। साथ में प्रधानमंत्री ने यह भी तय कर लिया कि कब और कैसे कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाए। ये रिपोर्ट खास आपके लिए। ये तस्वीर देश ही नहीं दुनिया में इंसानियत के दुश्मन को डराने के लिए काफी है। तस्वीरों में साफ है कि किस तरह वैज्ञानिक इंसान को खत्म कर रहे कोरोना वायरस को मात देने के लिए युद्ध में खुद को झोंक रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन का काउंटडाउन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश में कोरोना के केस शिखर पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस अदृश्य वायरस से दुनिया को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन लगभग तैयार कर ली है। इंतजार का काउंटडाउन खत्म होने वाला है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। दुनिया में जिस प्रकार के कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पीएम ने वैज्ञानिकों की शोध पर करीबी नजर बनाए रखने की बात कुछ ही दिन पहले कही थी, लेकिन इसके तुरंत बाद वो खुद 3 शहरों की वैक्सीन यात्रा पर निकल पड़े। अपनी वैक्सीन यात्रा के पहले चरण में पीएम अहमदाबाद पहुंचे, जहां जायडस कैडिला नाम की कंपनी कोरोना वैक्सीन बना रही है। जायडस कैडिला जाइकोव डी नाम से वैक्सीन बना रही है और इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्द ये दूसरे फेज में पहुंचने वाली है। पीपीई किट समेत सुरक्षा के तमाम उपायों के साथ पीएम ने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस पर चर्चा की।
पीएम ने वैज्ञानिकों से वैक्सीन के प्रोडक्शन, प्रोसेस और स्टोरेज पर चर्चा की। अहमदाबाद में पीएम ने 90 मिनट तक वैक्सीन के बारे में रिपोर्ट ली। अहमदाबाद की स्वदेशी वैक्सीन की बात पूरी हुई तो पीएम मोदी ने हैदराबाद के भारत बायोटेक का रुख लिया। हैदराबाद में भी एक और स्वदेशी वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये वो वैक्सीन है जिससे भारत को बहुत उम्मीदें हैं। बात कर रहे हैं भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की। वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल अपने आखिरी दौर में है, जो अब तक के अपने सटीक नतीजों की वजह से सफलता की रेस में सबसे आगे है। और यही वजह है कि पीएम ने यहाँ वैज्ञानिकों से कोवैक्सीन के स्टेटस को तफ्तीश से समझा। भारत बायोटेक के लैब में भी पहुंचे और रिसर्चर से सीधी बात की। पीएम मोदी ने हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और आईसीएमआर की साझेदारी में बन रही कोवैक्सीन के लैब में करीब 60 मिनट बिताए। पीएम जानते हैं कि अगर कोवैक्सीन का ट्रायल कामयाब रहता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन ये अगले साल की शुरुआत में ही लोगों को मिल सकेगी। और वैक्सीन का ट्रायल कामयाब होता है तो वैक्सीन के स्वदेशी होने की वजह से पीएम मोदी के स्वदेशी मुहिम को तगड़ा बूस्टर मिलेगा। पीएम ने 2 स्वदेशी वैक्सीन की जमीनी हकीकत को समझा और फिर पुणे में दुनिया की टॉप वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से मिले। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की लैब में पीएम करीब 80 मिनट रुके और वैक्सीन पर वैज्ञानिकों से बात कर स्टेटस रिपोर्ट जानी। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करार किया है। यहाँ ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन होना है। कोरोना वायरस की वैक्सीन की रेस में कोविशील्ड अभी सबसे आगे है। फेज 3 के परीक्षण में वैक्सीन करीब 94% तक कामयाब रही। हालांकि कंपनी पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए एक बार फिर फेज 3 का ट्रायल कर रही है। पीएम ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लेकर प्रोडक्शन तक की जानकारी ली। Honorable Prime Minister is extremely knowledgeable now on vaccines and vaccine production. We were amazed with what he already knew. There was very little to explain to him except to go into detail on, the different variable vaccines and the challenges that we may face ahead in terms of regulatory or whatever else. He was also very impressed, of course, to answer your question on the new facilities that we built in record time. In fact, we've added a third facility also that we showed him so that we can handle more than 1 billion doses a year starting very soon. सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी, इसके लिए इसके पार्टनरशिप वाली शक्ति को समझना होगा। ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड कंपनी मिलकर भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ इस वैक्सीन पर एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें दुनिया भर के 40 करोड़ वैक्सीन के डोज को सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही वैक्सीन की 4 करोड़ 5 लाख डोज की पूरी तैयारी कर ली है। यानी 3 ट्रायल के पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बाद वैक्सीन की पहली डोज मिलना शुरू हो सकती है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2021 तक वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बनाने का टारगेट रखा है। वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी दोनों मिलकर कई बीमारियों की दवा बना चुके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बना रही है उसकी कीमत 500 रुपए हो सकती है। ऐसी तमाम जानकारी पीएम मोदी को दी गई है ताकि घर तक पहुंचाने में कोई परेशानी ना हो। Well, it will be distributed initially in India, of course, and then we'll look at the COVAX countries, which is mainly in Africa. The UK and the European markets are being taken care of by AstraZeneca and Oxford. If they need help scaling up with their manufacturing, we're always there to support them, but our priority is going to be India and COVAX countries first. पीएम की वैक्सीन यात्रा पूरे 230 घंटे की थी और अब जब मोदी ने तीनों शहरों की वैक्सीन यात्रा पूरी कर ली है तो इससे देश की उम्मीदें बंधी है कि पीएम की वैक्सीन वाली मीटिंग के बाद फाइनल रिपोर्ट जल्द ही आएगी। निश्चय के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज।
तो टीकाकरण या वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो बीमारी को हमारे पास आने तक नहीं देगी, बीमारी को आने से पहले ही हमारे शरीर को इस स्थिति में पहुंचा देगी कि हमारा शरीर पहले से इस तरह की बीमारी के लिए, कोविड-19 के लिए तैयार होगा। और जब बात हम कोविड-19 को लेकर करते हैं तो इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, शायद दुनिया की पहली ऐसी पेंडेमिक कही जाएगी जिसके लिए टीकाकरण या वैक्सीन बनाने की तैयारी इतनी तेजी के साथ हुई। हालांकि 8 से 8.5 महीने का वक्त बीत चुका है, हर दिन लोगों पर भारी है, लेकिन फिर भी प्रगति बहुत तेज हो रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नीरज निश्चल साहब जुड़ रहे हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं एम्स में, और हमारे साथ अनिल गोयल साहब, डॉक्टर अनिल गोयल साहब जुड़ गए हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डीएमए के। सबसे पहले नीरज निश्चल साहब आपसे बात कर लेते हैं, जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से वैक्सीन का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी लैब का दौरा किया, जानने और समझने की कोशिश की कि 135 करोड़ भारतवासियों के लिए हम कितनी जल्दी ये शील्ड तैयार करके रख लेंगे जिससे उन्हें कोविड-19 से छुटकारा मिलेगा। अभी क्या स्थिति है वैक्सीन को लेकर? देखिए, वैक्सीन का इंतजार सभी बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं, और जैसा कि आपने खुद कहा कि इस रफ्तार से जो वैक्सीन डेवलप हुआ है, किसी भी बीमारी के लिए इतना फास्ट वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं चला है। और जैसा कि अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से चीजें ट्रैक पे है। रियलिस्टिक टारगेट तो डेफिनेटली ये जो वैक्सीन कंपनीज है वही बता सकते हैं, लेकिन हमारा अनुमान एक रफ है कि मे बी फेब मार्च तक ये आ सकता है। लेकिन इसके पहले ढेर सारे रास्ते जो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि ये कब आएगा, कितने डोज में लगेगा, सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में हमें अभी और डेटा चाहिए होगा, क्योंकि जो भी डेटा है वो अभी तक जो कंपनीज है उनके पास है, पब्लिक डोमेन में वो डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो वैक्सीन के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एक जो आप फील्ड ट्रायल कर रहे हैं जो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, एक आइडियल इन्वायरमेंट में होता है, एक हेल्दी वॉलंटियर्स में होता है, और यही वैक्सीन जब फील्ड में लॉन्च होगा तो इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, तो उसमें कितनी इम्यूनिटी डेवलप करने में सक्षम होगा, ये सारी चीजें अभी देखने के लिए है। तो जो वैक्सीन का जो फ्यूचर है ब्राइट है, होपफुली बहुत जल्दी लॉन्च होगा, लेकिन हमें उस वैक्सीन के आने तक और इनफैक्ट उसके आगे भी जब तक वैक्सीन पूरी तरह सबको मिल ना जाए, ये जो सोशल वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जो हम सभी बार बार रिपीट करते हैं, चाहे वो मास्क की बात हो, कप एटिक्वेट की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात करते हैं, अगर बीमार है तो अपने आप को तुरंत आइसोलेट करें जब तक कि आपका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आता, तब तक आप अपने आप को आइसोलेट करें। इन सब चीजों का हमें ध्यान वैक्सीन के आने के बाद तक रखना होगा। तो ये अभी हमारे लिए एक ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जी हाँ, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, यानी इस एसएमएस का ख्याल हम सभी को यहाँ पर रखना होगा। और जैसा कि आपने कहा कि अभी ये अलग अलग स्टेजेस में प्रक्रिया चल रही है, फील्ड लेवल पर क्या निकल के आता है, अभी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सारी की सारी जांच हो रही है और ज्यादा डाटा इन कंपनियों के पास है। लेकिन डॉक्टर अनिल गोयल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि जनवरी 2021 के बीच तक करीब 10 करोड़ डोज तैयार करने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, यानी करीब करीब वो उस जगह आ पहुंचे हैं जहां पर वो इमरजेंसी प्लान के तहत उन लोगों को ये वैक्सीनाइजेशन कर सकते हैं जो लोग इससे प्रभावित हैं, जिनको जल्द से जल्द पहली बात तो इसके बुरे प्रभावों से, कोविड-19 के बुरे प्रभावों से बचाना है। कितनी डोज काफी हो सकती हैं? हम जो तैयारियां देख रहे हैं अलग अलग जगह, हैदराबाद, पुणे और उसके साथ साथ अहमदाबाद में, वो ये तो बताती हैं कि भारत बहुत आगे जा रहा है और करीब करीब तमाम लोगों की सुरक्षा की कोशिशें कर रहा है। लेकिन ये जो वैक्सीन है, ये कितनी डोज होंगी जो कि किसी भी शख्स को कोविड-19 के लिए पूरी तरह से तैयार कर देंगी? देखिए, अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा रोबस्ट डेटा की ज़रूरत है, लेकिन अभी जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है वो 3 डोज होंगी, ऐसा एक प्रिलिमिनरी अनुमान है। इसके अलावा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की या स्पुतनिक की या भारत बायोटेक की 2 डोज होंगी, और वो कितने ड्यूरेशन पर होंगी और कितने वर्ष तक या कितने महीने तक वो आप में इम्यूनिटी पैदा रखेंगी, ये एक अभी और डेटा आने की उम्मीद है। आपका एक सवाल और ये भी था कि ये वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है। अभी मैं 2 इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकता हूँ। CEO सीरम इंस्टीट्यूट, जिनका अभी आप स्टेटमेंट दिखा रहे थे, उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए वो दिसंबर में अप्लाई करने वाले हैं, और यही एस्ट्राजेनेका
कंपनी ने भी स्टेटमेंट दिया है ब्रिटिश अथॉरिटी या ब्रिटिश रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि क्रिसमस तक वो वैक्सीन इमरजेंसी ऑथराइजेशन लेने के लिए वहाँ भी उन्होंने अप्लाई किया है। तो मुझे लगता है फर्स्ट जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो फ्रंट रनर है, हो सकता है दिसंबर एंड तक कुछ डोज आ जाए। जैसे आपने कहा 4.5 करोड़ उन्होंने बना लिया है, तो दे विल अप्लाई इन इंडिया एज वेल एज इन ब्रिटिश अथॉरिटीज फॉर इमरजेंसी अप्रूवल। जहां तक जाइडस कैडिला की बात है, वो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। उन्होंने खुद कहा है कि उसके बाद उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो डेटा आएगा तो मार्च अप्रैल तक वो वैक्सीन शायद आने की उम्मीद है, और वो 3 डोज होंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो स्पुतनिक है या अपनी भारत बायोटेक की है, उसमें भी ऐसा लगता है कि वो जनवरी से लेकर मार्च तक आ सकती है। मुझे लगता है इससे अच्छा एक प्रश्न और भी होना चाहिए जो दर्शकों को जानना चाहिए कि चारों वैक्सीन में फर्क क्या है। अगर वक्त है तो मैं उसके बारे में जरूर बताएं। एक होता है इनएक्टिवेटेड वायरस। हर वैक्सीन का पर्पस ये है कि बॉडी में एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस कर सके, वो एंटीजन इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में हम लोग, चाहे वो इंजेक्शन हो या जैसे पोलियो में ओरल ड्रॉप्स देते हैं। तो इनएक्टिवेटेड वायरस की भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है आईसीएमआर के साथ, वो इनएक्टिवेटेड वायरस है। और मैं इसके को बहुत गौरव से कहता हूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने इसको वायरस को आइसोलेट किया, और इसके बाद आईसीएमआर और बायोटेक ने मिलकर इसको इनएक्टिवेट कर कर उससे वैक्सीन बना रहे हैं। इस वैक्सीन में बहुत अच्छी इम्यूनिटी पैदा होने की उम्मीद है, ऐसा साइंटिस्ट का विश्वास है। जो स्पुतनिक है या सीरम इंस्टीट्यूट की, ये वेक्टर के साथ है, जैसे कॉमन कोल्ड वायरस है उसके साथ कोविड की प्रोटीन शील्ड उसके साथ जोड़कर एंटीजन बनाया गया, जिससे बॉडी में वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके। चौथी जाइडस कैडिला की वो डीएनए वैक्सीन। इन सब वैक्सीन में एक फायदा ये है कि डीएनए वैक्सीन में इम्यूनिटी थोड़ा कम पैदा होती है, एस प्रोटीन वाले में थोड़ा बेहतर है, लेकिन इनएक्टिवेटेड वायरस में हो सकता है सबसे ज्यादा हो, ऐसा साइंटिस्ट का अनुमान है। और कितने दिन ये इम्यूनिटी रहेगी, ये भी अभी और डेटा का हमको वेट करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर साहब, अब आपने तमाम चीजें बता दी कि वैक्सीन आखिर किस फॉर्मूले के तहत किस चीज को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है और कैसे हमें वो सुरक्षा चक्र देगी जो कि कोविड-19 हम पर हमला ना करे और हमको शिकार ना बना पाए अपना। और आपने तमाम चीजें रखी। हमारे दर्शकों का एक और यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है। और डॉक्टर नीरज निश्चल, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं एम्स में, और उम्मीद है आप समझा पाएंगे दर्शकों को। हम जो तमाम जानकारियां देख रहे हैं, समाचार पत्रों में भी देख रहे हैं, टीवी चैनल्स में भी देख रहे हैं कोविड-19 को लेकर, उसमें अलग अलग वैक्सीन के बारे में यह कहा जा रहा है कि 94.5% यानी 94.5% प्रभावशाली है, कोई 60% प्रभावशाली है। ये प्रभाव का स्तर 60% या 94% या 80% होना, ये इससे क्या आशय निकाला जाए? क्या इस वैक्सीन के चलते इतने ही लोग ठीक हो पा रहे हैं अगर 100 लोगों को दी जा रही है, या ये वैक्सीन और कोई इशारा है प्रभावी होने की दर से? देखिए, कोई भी वैक्सीन और फॉर दैट मैटर कोई भी दवाई देते हैं तो उसका क्या इफेक्टिवनेस रहेगा वो बहुत जरूरी होता है। तो डेफिनेटली जिसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, जो ज्यादा 100 के पास है, दैट विल बी अ बेटर वे वैक्सीन हम कह सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि जब हम ट्रायल करते हैं और जब फील्ड में जाते हैं, उसमें जो रिस्पॉन्स दैट कैन वेरी। तो जो भी इफेक्टिवनेस की हम बात कर रहे हैं, जो अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग इफेक्टिवनेस है, जैसे एक वैक्सीन में बताया गया कि जो अगर डोज को आधा करके फर्स्ट डोज देते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जा रही है। तो ये जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक हेल्दी वॉलंटियर्स ने किया है, तो डेफिनेटली जिनमें इफेक्टिवनेस ज्यादा है वो ज्यादा बेहतर वैक्सीन माना जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर अनिल ने भी बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन है, तो सारे वैक्सीन इंडिया के सिनेरियो में लागू होंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की जो हम बात कर रहे हैं, जो फाइजर वगैरह की जो वैक्सीन है, वो लॉजिस्टिकली उसको सप्लाई करने में इंडिया में जिनके कोल्ड चेन जिसमें -80 टाइप के रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ेगी, वो लॉजिस्टिक इंडिया में अरेंज करना मुश्किल होगा। उस मुकाबले जो स्पुतनिक है या फिर जो ये हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन है, इसमें जो रिक्वायरमेंट जो ट्रांसपोर्ट का है वो काफी कम है। तो अगेन जो आप इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी कम हो सकती है। तो इसलिए अभी जो भी हम इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं वो रियल लाइफ में ट्रांसलेट हो पाता है या नहीं, वो देखना पड़ेगा, हमारे लॉजिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा।
इफेक्टिवनेस जिसकी ज्यादा है डेफिनेटली वो एक आइडियल वैक्सीन होगा, लेकिन अगर हम उसको लॉजिस्टिकली सप्लाई नहीं कर पाएंगे, अगर सप्लाई में उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी तो फिर वो हमारे सेटिंग के लिए ठीक नहीं होगा। तो सिर्फ इफेक्टिवनेस पे न जाके बाकी चीजों पे ध्यान रखते हुए हमें अपने कंट्री के लिए क्या वैक्सीन आइडियल होगा उस पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये सारे वैक्सीन की एफिकेसी अलग अलग हो सकती है, जिसका ज्यादा होगा वो बेहतर है, लेकिन रियल वर्ल्ड के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है, डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ, फॉर्मर प्रेसिडेंट डीएमए इस वक्त भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल गोयल, अगर जो लोग कोविड-19 से संक्रमण में हैं या जो लोग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, होम आइसोलेटेड हैं, अगर ये जो शुरुआती आपातकालीन तौर पर जिस इस्तेमाल की बात सीईओ अदार पूनावाला कर रहे थे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, अगर उन लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा जो संक्रमण में है वो आगे संक्रमण का हिस्सा, जरिया नहीं बनेगा और ये लोग भी फिर इस बीमारी से ठीक होते चले जाएंगे? देखिए, ये मुझे लगता है ये अभी आपका प्रश्न थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है केंद्र सरकार की, वो ये डिसाइड करेंगी कि ये सिर्फ प्रिवेंशन में वैक्सीन देंगे, जो हमको लगता है कि अभी सिर्फ प्रिवेंशन के लिए दी जाएगी, या फिर ये ट्रीटमेंट में भी इसको शामिल करेंगे या नहीं। ये एक विशेष विषय है। जैसा कि पिछली कुछ हमारे एक डाटा में आया कि बीसीजी चूंकि हिंदुस्तान में दिया जाता है, उस वैक्सीनेशन के कारण हिंदुस्तान में मॉर्टेलिटी कोरोना से कम हुई है। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सा एक एम्फेसिस है जिसको मैं बहुत एम्फेसाइज नहीं कर रहा। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को डिसाइड करना होगा कि ये सिर्फ प्रिवेंशन में भी देंगे या ट्रीटमेंट में भी देंगे। ये आपके सवाल का जवाब है। दूसरा, अभी जो आपने डॉक्टर नवीन से सवाल पूछा कि एक डोज में 60% था, एक डोज में 90%, इसका बड़ा सीधा सा, जो पहली डोज दिया गया हाफ डोज उसमें 90% आया और सेकंड डोज दिया गया तो 60% प्लस आया। इसका जिस तरह से जैसे कार आप स्टार्ट करते हैं, अगर सीधे 4th गियर में ले जाएंगे तो हीट अप हो सकती है। इसी तरह बॉडी में जो एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, हाफ डोज में वो पूरी एंटीबॉडीज पैदा हुई, जब सेकेंड डोज दिया गया तो वो 60% रह गया, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी वो एग्जॉस्ट कर चुका था फर्स्ट डोज। ये एक साइंटिफिक अभी इलस्ट्रेशन इसका बताया गया है अभी तक जो आया है। लेकिन एक और सवाल आपको यहाँ पूछना जरूरी है, जैसे नवीन जी ने भी अभी कहा कि इसीलिए हिंदुस्तान में जो मॉडर्ना या फाइजर जर्मन और अमेरिकन कंपनी बना रही है वो आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसीलिए मैंने कहा कि उसका वजह यह है कि वहाँ -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको रखना पड़ेगा। हमारी जितनी भी इनएक्टिविटी वायरस की वैक्सीन बन रही है या सीरम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर, नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर में हम लोग स्टोरेज कर पाएंगे, हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। ये अभी तक की ये इंफॉर्मेशन है जी। यानी वैक्सीन को लेकर जो काम भारत में हो रहा है वो न केवल लोगों की सेहत को बेहतर करने के लिए भी हो रहा है, साथ ही भारत का जो वेदर है, भारत का जो टेम्परेचर पूरा ग्राफ है, उसको भी देखते हुए हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अनिल गोयल, तमाम जानकारियां देने के लिए, और डॉक्टर नीरज निश्चल हमारे साथ जुड़